अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आपके साथ सबसे पहले दो लतीफ़े शेयर करेंगे, उसके बाद मेन ख़बरों पर आएंगे। सबसे पहला लतीफ़ा है कि नवाज़ शरीफ ने कहा है कि अल्लाह का शुक्र है, पाकिस्तान फिर से तरक्की की राह पर गामज़न हो चुका है ना लतीफ़ा? आपको यकीन नहीं आ रहा? देखें, इन्होंने 35 से 40 साल इस मुल्क पर हुकूमत की, तमाम इख्तियारात इंजॉय किए, एक मर्तबा तो इन्हें 2/3 अक्सरियत भी मिली। उसके बावजूद इन्होंने क्या मुल्क को तरक्की दी? आपके सामने है। मुल्क को खोखला करके रख दिया है और कह क्या रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि मुल्क तरक्की कर रहा है। ये आपका मुल्क तरक्की कर रहा है जहाँ ना कानून है, न आइन है, न रोज़गार है, न बिजली है। ये कहते हैं कि बिजली बहुत है। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि इन नवंबर में भी लोड शेडिंग हो रही है। हर 2 घंटे के बाद 2 घंटे की लोड शेडिंग है। और दूसरी तरफ कहते क्या हैं कि आईपीपीज के ज़रिए हमने इतना बिजली पैदा कर दी कि वो वाफिर है तो आवाम को तो दो। आईपीपीज को तो आप मुंह मांगे पैसे दे रहे हैं, लेकिन आवाम का क्या कसूर है? और फिर उसके बाद आप देख लीजिए कि पाकिस्तान से नौजवान किस तेज़ी से जा रहे हैं, ब्रेन ड्रेन हो रहा है। लाखों की तादाद में नौजवान जो स्किल्ड वर्कर्स थे, जो स्किल्ड प्रोफेशनल्स थे, डॉक्टर्स थे, इंजीनियर्स थे, वो सब यहाँ से जा रहे हैं और हर बंदा मुल्क छोड़कर जाना चाह रहा है। और कहते क्या हैं कि मुल्क तरक्की की राह पर गामज़न है। और कुछ अरसे के बाद यही नवाज शरीफ कहेगा कि मेरी तो हुकूमत थी ही नहीं। तो इस तरह से इनकी आप गलत बयानियां सुनते जाएं, इनकी झूठ और मुनाफिकत को सिर्फ सुने, इस कान से और इस कान से निकाल दें। दूसरी तरफ मरियम नवाज क्या कहती हैं? वो कह रही हैं कि मैं जनेवा में जो गई थी, मैं इलाज से ज़्यादा मैंने तवज्जो वहाँ पर दी है टेक्नोलॉजी, मशीनरी या इक्विपमेंट्स पर, कि मैं कौन से ऐसे इक्विपमेंट्स या कौन सी ऐसी मशीनरी या कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी यहाँ से लेके जाऊँ पंजाब के लिए कि वहाँ जाके फिर मैं दूध और शहद की नहरें खोदना शुरू कर दूँ। कोई ऐसी टेक्नोलॉजी मिल जाए जिसके खोदने से दूध और शहद बहना शुरू हो जाए। ये इसलिए यहाँ पर आई थी, लेकिन इन्हें नहीं पता कि अवाम बाशऊर हैं, अवाम बेवकूफ़ नहीं है। आप उन्हें बेवकूफ़ बना भी नहीं सकते। आपने अगर मुल्क की या सूबे की तरक्की के लिए आप तशरीफ़ ला रही थी, तो ये आपने पहले क्यों नहीं कहा था? अब जब पूरे पाकिस्तान से तनकीद हुई है, आप अपने साथ जो फ़ौज ज़फ़र मौज लेकर चली हैं, जो आपने एयरफोर्स का तैयारा लिया है मुबैना तौर पर, ये सब इतलात हैं, उसके बाद जो आपके ऊपर तनकीद हुई, तो अब आप जब लंदन पहुंची हैं तो आपको ये ख्याल आया कि आप यहाँ पर आकर ये कह दें और आवाम इसे मान लेगी। ये ज़रा सुनिए वो क्या कह रही हैं। दूसरे मुल्क में आई हूँ तो मैं यही देख रही हूँ कि मैं कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी है, कौन सी ऐसी मशीनरी है, कौन सा ऐसा इक्विपमेंट है। मैं स्विट्जरलैंड में अभी थी, तो मैं जिनीवा में मैं यही देख रही थी। मैं अपने इलाज पे मेरी तवज्जो कम थी, मेरी तवज्जो इस चीज पे ज्यादा थी कि क्या चीज हम उधर से सीख के या क्या चीज ऐसी है जो मैं पाकिस्तान में हम ला सकते हैं। जी, जो आपने सुन लिया। अब मुनिस इलाही कह रहे हैं कि पंजाब के हज़ारों सरकारी डिस्ट्रिक्ट और तहसील अस्पतालों में मरीजों को जान बचाने की अद्वियात तो दरकिनार, डिस्प्रिन तक दस्तयाब नहीं है। जिन अरबों रुपए की महकमा सेहत दवाएं खरीद सकता था, वो मैडम चीफ मिनिस्टर ने अपनी इश्तहारी मुहिम पर लगा दी है। ये मुने सिलाई कह रहे हैं, परवेज़ इलाही साहब के साहबजादे। इनसे बेहतर पंजाब को कौन जानता है? ठीक है जी, ये इन्होंने हाल किया है
اور کہتے یہ ہیں کہ ہم پنجاب کے لیے ہی یہاں پر آئے ہیں، ہمارا دورہ میں نے علاج کے لیے تو کچھ کیا ہی نہیں، کہہ رہی میری توجہ علاج پر نہیں تھی۔ اور اس کے بعد میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، یہ محمد زبیر صاحب ہیں جو نون لیگ میں رہے ہیں، گورنر بھی رہے ہیں نون لیگی دور میں۔ آج کل وہ ان سے کچھ تھوڑا ناراض ہیں، بلکہ انہوں نے پارٹی چھوڑ دی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میاں صاحب کو ہر جمعرات 150 سے 200 لوگ ملنے آتے تھے۔ یہ زبیر صاحب فرما رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف کو ہر جمعرات کو جب وہ جیل میں تھے تو 150 سے 200 لوگ ملنے آتے تھے، اور پی ٹی آئی دور میں کوئی پابندی نہیں تھی، جبکہ مضحکہ خیز طور پر خان سے ملاقات کے لیے جانے والے پی ٹی آئی کے وفد کو ایک ایس ایچ او نے سیکشن 144 کے تحت یرغمال بنائے رکھا۔ یہ زبیر صاحب کہہ رہے ہیں، یہ اس حکومت کے منہ پر تمانچہ ہے جو کہتی ہے کہ عمران خان کو وہاں پر اتنی سہولتیں دی گئی ہیں، ان کے لیے کھانا آتا ہے، وہ دیسی مرغی کھاتے ہیں، دیسی گھی سے پکی ہوئی، اور فلاں ان کو سہولت ہے۔ شرم بھی نہیں آتی ان کو، غیرت تو ان میں تھی نہیں، اب شرم بھی ان کے اندر نہیں رہی کہ اس طرح سے جھوٹ بولتے ہیں۔ جو کچھ تحریک انصاف کے ساتھ ہوا، عمران خان کے ساتھ ہوا، تحریک انصاف کے لیڈران کے ساتھ ہوا، اگر اس کا 10واں حصہ بھی ان کے ساتھ ہو جاتا تو انہیں نانی یاد آ جاتی، انہیں چھٹی کا دودھ یاد آ جاتا۔ لیکن یہ جھوٹ بولنے میں ایکسپرٹ ہیں، کیونکہ انہوں نے سارا کچھ کیا ہی اسی میں ہے، جھوٹ میں ہی پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے انہوں نے، تو یہ اس طرح سے کہتے رہتے ہیں۔ بہرحال یہ تو ان کے اپنے لوگ ہیں۔ اور دوسرا ایک میں آپ کے سامنے منیب فاروق کا اسٹیٹمنٹ سامنے رکھ رہا ہوں، وہ بھی انہی کا، نون لیگ کا ہی ماؤتھ پیس ہے یا کسی اور کا بھی ہے۔ یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی جیل اب شروع ہوئی ہے، یہ بھی جھوٹ بول رہا ہے، یہ بکواس کر رہا ہے کہ اب شروع ہوئی ہے۔ تو یہ 1.5 سال سے وہ کیا تھی؟ آپ نے ان کو وہاں پر 5 اسٹار ہوٹل میں رکھا ہوا تھا، یا ان کو جو یہ مبینہ طور پر آصف زرداری اور نواز شریف کی جیل تھی، کوٹھیوں میں یہ رہائش پذیر تھے، انہیں وہ سہولیات بھی وہاں پر فراہم کی جاتی تھی جو باہر ہوتے ہوئے کسی شخص کو نہیں ملتی، ان کو یہ سہولیات تھی۔ اب کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی جیل اب شروع ہوئی ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ ان کے لیے آج کل جیل میں بہت مسائل ہیں۔ جو وہ کہہ رہے تھے کہ لائٹ بند تھی، وہ سچ کہہ رہے تھے، ان کے اوپر سختی بڑھی ہے۔ عمران خان صاحب نے ہمیشہ ہی سچ کہا ہے، انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی غلط بیانی نہیں کی، جو ہوتا ہے وہ وہی کہتے ہیں۔ یہ نون لیگ کی طرح اس طرح نہیں کہ ہوتا کچھ نہیں ہے اور شور واویلا اتنا کرتے ہیں کہ جی ہم تو لٹے گئے، ہم مار دیے گئے، ہم پہ بڑا ظلم ہوا، لیکن یہ کچھ بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ آپ جاوید ہاشمی کا بیان دیکھ لیجئے، جاوید ہاشمی نے نون لیگ کے لیے 10 سال جیل کاٹی، تمام تر تشدد اس نے برداشت کیا، اور جب اس کی پاپولیرٹی بڑھنے لگی، جب عوام اسے چاہنے لگی، تو پھر انہوں نے اسے دور کر دیا، کیونکہ یہ چاہتے بھی نہیں ہیں کہ کسی شخص کا نام ہو ان کے ہوتے ہوئے ان کی پارٹی میں، تو اس لیے انہوں نے پھر اسے اپنے سے ڈسٹینس کرنا شروع کیا، اور وہ آج کہہ رہا ہے، وہ دل برداشتہ ہو کر وہ سیاست سے ہی اب الگ ہو گیا ہے۔ شوکت بصرہ کہتے ہیں کہ شریف خاندان کے پاس پیسہ اور دولت بہت ہے اور جائیدادیں بھی ہر ملک میں ہیں، لیکن عزت کہیں بھی ٹکے کی نہیں ہے۔ عزت اور ذلت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ پیسے سے اگر عزت ہوتی تو پھر کیا کہنے تھے، تمام پیسے والے لوگ عزت دار ہوتے، تمام وہ لوگ جو 2 نمبری کر کے پیسہ کما لیتے ہیں تو پھر ان کی عزت ہوتی۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے عزت اور ذلت اپنے پاس رکھی ہے۔ وہ ہے نا کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِیَدِکَ الْخَیرُ، تو اس لیے یہ چیز تو ہے کہ یہ سب کچھ صرف اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے۔ اب میں آپ کے سامنے اگلی خبر جو رکھنے جا رہا ہوں وہ ہے کہ عمران خان صاحب نے آج اڈیالہ جیل میں گفتگو کی ہے،
और उन्होंने आज की गुफ्तगू जो है वो तलबा से की है। इमरान खान ने कहा कि वीज़ा सबको नहीं मिल सकता, हुकूक के लिए जिद्दोजहद करें। इमरान खान का स्टूडेंट्स के नाम, तालिब इल्मों के नाम पैगाम। पाकिस्तान में नौजवानों का मुस्तकबिल ख़तरे में है, क्योंकि रोज़ हर तालिब इल्म यहाँ से भागना चाहता है। जिसके पास कोई सहूलत है, जिसके पास पैसा है, वो यहाँ से पहली फुर्सत में भागने को तरजीह दे रहे हैं। वो कह रहे हैं रोज़गार के लिए नौजवान बैरून मुल्क जा रहे हैं, लेकिन कितने नौजवान बाहर जाएंगे? सबको तो वीज़ा नहीं मिल सकता। इसलिए अगर आपने अपने मुस्तकबिल और अपने हुकूक के लिए जिद्दोजहद करनी है तो 24 नवंबर को इस्लामाबाद पहुँचें। इमरान खान की अडियाला में गुफ्तगू। उनका कहना था कि हमारा एहतजाज कानून की बालादस्ती, कानून और आइन की आज़ादी और मैंडेट चोरी के ख़िलाफ़ होगा। जमहूरियत ख़त्म हो गई, रूल ऑफ लॉ बिल्कुल नहीं रहा, अदलिया को टेक ओवर कर लिया गया। बोगस निज़ाम के ख़िलाफ़ खड़े होने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। 24 नवंबर को अपने हुकूक के लिए निकलें। इसके बाद मैं आपके सामने अगली ख़बर जो रखने जा रहा हूँ वो ख़बर ये है कि खैबर पख्तूनख्वा जो है वो तमाम बाकी सूबों से तमाम शोबों में बेहतर कारकर्दगी रही है उसकी। बेहतरीन माशी कारकर्दगी में खैबर पख्तूनख्वा सबसे आगे। वफाकी वजारत ख़जाना ने सूबों की माशी कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी, जिसके मुताबिक बेहतरीन माशी कारकर्दगी में खैबर पख्तूनख्वा सबसे आगे है। वफाकी वज़ीर ख़जाना की रिपोर्ट के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा ने वफाक को 103 अरब रुपए का सरप्लस बजट दिया है, यानी बचत करके दी है। वफाकी रिपोर्ट के मुताबिक उसके बरक्स जुलाई ता सितंबर पंजाब हुकूमत का खसारा 160 अरब रुपए रहा, जिसकी तारीफ नवाज शरीफ ने की है कि मुल्क तरक्की पर है। उनकी बेटी का जो सूबा है वो 160 अरब रुपए का खसारा उसने जाहिर किया है। खसारा क्या होता है? देखें, आपके पास आमदनी होती है, फ़र्ज़ किया कि आमदनी आपकी 1000 रुपए है और ख़र्चा आपका 1500 रुपए है, तो खसारा क्या हुआ? 500 रुपए खसारा हुआ। यहाँ इनको 160 अरब रुपए का खसारा है। आगे आप देखिए, खैबर पख्तूनख्वा की आमदन 316 अरब रुपए रही, जबकि इखराजात 212 अरब रुपए के थे। तो अब इसमें से आप जो देख लीजिए 104 अरब रुपए का क्या हुआ कि आमदन ज़्यादा हुई। खर्च निकाल कर जो आमदन बच गई वो आपका प्रॉफिट है, वो आपका फ़ायदा है, वो आपका नफ़ा है। जो गुज़श्ता माली साल की इसी मुद्दत में 10 अरब रुपए के खसारे के मुकाबले में नुमायाँ बेहतरी है। यानी पिछली दफ़ा जो थी वो इसी टाइम जो पिछला साल था उसमें 10 अरब का खसारा हुआ था जब ये इनकी पीडीएम हुकूमत थी। तो दूसरी जानिब पंजाब का खसारा 160 अरब रुपए रहा, जिसकी आमदन 866 अरब रुपए और अखराजात 1026 अरब रुपए थे। इसके मुकाबले में गुज़श्ता माली साल की पहली सहमाही में पंजाब का खसारा 28 अरब रुपए था। यानी पिछली दफ़ा पंजाब का 28 अरब था और इस दफ़ा जो खसारा है वो आपको मैंने बता दिया है कि वो कितना खसारा हुआ, 160 अरब रुपए का। यानी ये पंजाब की और मुल्क की तरक्की हो रही है। सिंध की माशी कारकर्दगी में भी बेहतरी देखी गई। जुलाई तक सितंबर सिंध ने 131 अरब का सरप्लस बजट दिया, यानी सिंध का भी सरप्लस में रहा। बलूचिस्तान ने 85 अरब रुपए का सरप्लस दिया, इन्होंने भी फ़ायदा दिया है मुल्क को। लेकिन सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर है? जो खसारा है वो पंजाब में हुआ है। और पंजाब में किसकी हुकूमत है? नवाज शरीफ की बेटी की हुकूमत है। अब आप खुद देख लीजिए कि किस तरह से ये मुल्क को तरक्की दे रहे हैं। अब तक के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।